बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो असेसमेंट के बारे में है। जिस तरह असेसमेंट पे हमने पूरा एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, उसी को हम मजीद उसी की कंटिन्यूएशन में हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं असेसमेंट टेक्निक्स के हवाले से कि असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, असेसमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से असेसमेंट की जा सकती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं असेसमेंट में। स्टूडेंट की जो असेसमेंट है वो मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशन में आते हैं, मुख्तलिफ उनकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, उनका जो कैलिबर होता है, उसका उनका जो माइंड होता है वो हर किसी का अलहदा होता है। तो उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट करते हैं उनके लेवल ऑफ अटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी अचीवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उनके ओवरऑल फीडबैक को समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट रिफ्लेक्ट्स देयर प्रोग्रेस। इट अलाउज टीचर टू असेस बोथ द लर्निंग प्रोसेस एंड द फाइनल प्रोडक्ट। पोर्टफोलियो असेसमेंट ये होता है कि आप स्टूडेंट्स के वर्क को कलेक्ट करते हो। मिसाल के तौर पर आप उनसे पेपर्स लेते हैं, वो पेपर सारे आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास 6 सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, वो 6 के 6 सब्जेक्ट्स के आप पेपर कलेक्ट करते हो। पेपर में उनकी ग्रेडिंग देखते हो, उनकी उसकी परफॉर्मेंस देखते हो। इसी तरीके से क्विज, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, उन सब में उसकी असेसमेंट करते हैं, उस पर एनालिसिस बनाते हैं कि आया ये स्टूडेंट, इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी या एवरेज थी। तो जब भी आप स्टूडेंट्स के वर्क की जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अपने पास बनाते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस अपने पास करते हैं, जो कि डायरेक्टली क्या करता है, वो इंसान को जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में रिफ्लेक्ट कराता है, ठीक है। और ये पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है कि ये हमें ज्यादातर टीचर को हेल्प आउट करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग के प्रोसेस के बारे में जान सके और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी स्टूडेंट्स ने कितनी अचीवमेंट हासिल की उन सब के बारे में मालूमात हासिल कर सके। फिर हमारे पास है दूसरा, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स completing long term projects which may involve research, practical applications or collaborative works. Projects provide deeper insight into students learning. Usually ये होता है कि आपके पास ये इस तरह के जो टेक्निक्स होते हैं वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है ना कैरी आउट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली डेवलप हो चुके होते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं, उनको सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं और फॉर गेटिंग एनी डिग्री और फॉर गेटिंग अप्रूव्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज उनको क्या किया जाता है, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। वो प्रोजेक्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट कलेक्टिव भी हो सकता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ये होगा कि कोई रिसर्च करे, कोई आर्टिकल राइट करे, ठीक है, या कोई और जो है ना काम करे। ज्यादातर ये ग्रुप बेस्ड में होता है क्योंकि वहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स का कोई शख्स है तो उसको कोई मशीन बनाने का टास्क दे दिया जाता है, किसी को कोई रोबोट बनाने का काम दे दिया जाता है। इसी तरह हमारे सोशल साइंसेज में रिसर्चेस कंडक्ट करवाने के लिए हमें ज्यादातर सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, वो टीम वर्क में हमें जो है ना कोई टास्क दे देते हैं और हमें कहते हैं कि आप इस पर रिसर्च करें, जिसकी आउटकम से हमें पता चलता है कि आया जो स्टूडेंट है क्या उसकी जो इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है क्या हुई या नहीं हुई। तो इसलिए प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट ये होता है कि टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स वो कोई प्रोजेक्ट देते हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपने ये कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के साथ साथ आपने इसको पेश करना है। जब वो स्टिपुलेटेड पीरियड में वो कंप्लीट हो जाता है फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है और उसके मुताबिक आपको डिग्री अवार्ड की जाती है। इसी के साथ साथ पीयर असेसमेंट। Peer assessment क्या है कि student assess each other's work, providing feedback and engaging in collaborative learning. This fosters a sense of responsibilities and encourages critical thinking. Peer assessment usually जो है वो टीचर्स नहीं करते, रादर वो जो आपके जो क्लास फेलोज होते हैं या आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में खुद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से स्टूडेंट से काम करवा लिया तो आप एक ही कॉपी दूसरे को दे देते हैं, दूसरी कॉपी तीसरी को दे देते हैं, या इसी तरीके से एक क्वेश्चन को दूसरा शख्स
चेक करता है, दूसरे क्वेश्चन को पहला शख्स चेक करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके जो क्लास फेलोज होते हैं या उसके जो कोलीग्स होते हैं वो अपने पार्टनर्स की या अपने जो कोलीग्स, अपने जो क्लास फेलोज होते हैं उनकी असेसमेंट करते हैं। और उसके साथ साथ उनमें एक कोलेबरेशन का, उनमें एक टीम वर्क का एलिमेंट भी डेवलप होता है, ठीक है, ताकि हर किसी के पास स्किल्स आ जाती है। फॉर इंस्टेंस, हम एक वक्त में अपने पेपर चेक कराया करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी हम पेपर चेक करने लगे हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमें एक पीयर असेसमेंट मिल जाती है, और इस तरह हमारे अक्सर टीचर्स हमारे इस तरह हुआ करते थे, वो हमें कहते थे कि आप कुछ याद करें, आप अपने दोस्त को सुनाए, दोस्त आपको सुनाए गए, इसी तरीके से। तो इन दिस वे एक कोलेबरेटिव लर्निंग भी होती है। सेकेंडली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और इंसान जो है ना वो एक दूसरे के साथ जब किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में आता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आता है, तो उसमें अपनी स्टडीज के रिलेटेड, अपने डेवलपमेंट के रिलेटेड, अपने मेंटल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के मुताबिक तो उसके साथ असेसमेंट जारी रखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यह है कि encouraging students to assess their own work, दिस हेल्प्स देम बिकम मोर रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, ठीक है। तो ज्यादातर जब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप खुद ही अपने पेपर को चेक करें, खुद ही अपनी एनालिसिस करें कि आया आपने चीजें सीखी हैं या नहीं सीखी, क्या आपने एक काम अच्छा किया है नहीं किया, तो इस ये जो है ना, इस तरह की जो असेसमेंट कहलाती है वो मेटा असेसमेंट कहलाती है। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आप कोई उसको सैंपल दे देते हैं, आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप उनको कोई सैंपल दे देते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, और कहते हैं कि यू शुड हैव द कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू इट। तो आप जब स्टूडेंट वो अपना उसके साथ कंपेयर करता है, तो स्टूडेंट्स का जो कॉग्निटिव स्किल्स है, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स है, उसकी जो थिंकिंग स्किल है, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो स्किल्स है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, और अपनी लर्निंग को मजीद इंप्रूव कर सकता है। तो टीचर्स मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे स्कूल कॉलेजेस लेवल पे वो पोर्टफोलियो असेसमेंट की जाती है, लेकिन ऑन द हायर लेवल, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट की जाती है, और वो जो विद इन द क्लास जो चल रही होती है वो पीयर असेसमेंट भी हो सकती है और सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है। सो दीज आर सम असेसमेंट टेक्निक्स दैट एवरी teacher or every administrator or every principal should use while teaching the students. So I hope the assessment techniques are clear to everybody. अच्छा, अभी हम चलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। याद रखें, ये जो एक दो स्लाइड्स आपके सामने प्ले करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छी तरीके से समझना है। आपके मॉक पेपर्स में, आपके इवन जो रियल टाइम आपके जो पेपर्स हो सकते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहला है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड असेसमेंट, के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में ओवरऑल या असेसमेंट में जो है ना किस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है। तो सबसे पहले क्या है कि ये इट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं कि हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल आते हैं। इट श्रिंक्स द ज्योग्राफी, इट ब्रिंग्स द पीपल टुगेदर विद इन वन क्लिक, ऑल कैन एक्सेस ईच अदर विदाउट वेस्टिंग सम टाइम, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस आप मिसाल दे सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है वो घर से निकलता है और कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक जाता है, तो उसको आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में लगता है, और वो फिर जब 2-3 घंटे वहां पर पढ़ता है तो ही बिकम्स वेरी मच लेजी एंड ही बिकम्स वेरी मच लिथार्जिक, ठीक है। तो जब वो थक जाता है, थकने के बाद उसमें वो कोई कैपेबिलिटी नहीं रहती। सेकेंडली, उसके साइको सोशल जो है डेवलपमेंट पे भी बड़ा असर पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई शख्स घर से निकलता है और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक जा रहा होता है, तो रास्ते में उसको बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक हॉर्न्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूशन अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत सारे और किस्म के इश्यूज अवेलेबल हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स की जो लर्निंग का जो मैकेनिज्म होता है या जो उसकी एनर्जी होती है उस पर बड़ा असर करता है। तो टेक्नोलॉजी का सबसे अहम किरदार ये है कि ये हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स जो है ना वो आसानी से घर में बैठे विदाउट विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम वो क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। फिर डिजिटल रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर यह है कि हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स तक, या हमने अपने आप को अपने लोकल बुक्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। नाउ टुडे इज द एज ऑफ अ टेक्नोलॉजी, and technological advancement has led to bring a huge revolution around us। तो हमारे पास क्या हो गए कि आज हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी की वजह से
आज हम देखते हैं कि आज हम किसी भी टीचर को, किसी भी मेंटोर को, किसी भी दुनिया के किसी भी इलाके से किसी भी शख्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें किसी चीज का एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल रिसोर्स हमारे पास आ चुके हैं, जैसे हमारे पास अपवर्क है, जैसे हमारे पास फाइवर है, या इसी तरीके से और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर इंसान एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्सेरा एक वेबसाइट है जहां पर आप दुनिया के कोई भी कोर्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। तो डिजिटल एक रिसोर्स हमारे पास डेवलप हो चुका है कि हमारे पास डिजिटली, फॉर इंस्टेंस ये क्लास मैं आप लोगों की ले रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल 500 बंदे भी आते हैं तो उसके लिए मेरी यही एनर्जी लगती है। तो डिजिटल रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं। फिर वर्चुअल क्लासरूम्स, आजकल क्लासरूम्स ऐसे बन गए कि टीचर जो है ना वो स्टूडेंट्स के साथ विद इन नो टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, विद इन नो टाइम वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी वक्त उनकी क्लास को रख सकते हैं। यूजुअली जैसे हमने देखा कोविड-19 के दौरान हमारे पास इसकी वैल्यू का बड़ा हमें पता चला कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से अपनी तालीम को जारी रखे हुए थे। जस्ट इमेजिन कि अगर ये ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी का नहीं होता तो उस एक साल में हमारी जो एजुकेशनल ग्रोथ है वो कितनी पीछे चले जाती। ठीक है, तो हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह मौजूद हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इस क्लास में मौजूद है तो इस तरह के हम बहुत सारे क्लासेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम में प्रोवाइड होती है। फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग से मुराद ये है कि हर शख्स अपनी मर्जी की चीजें सीख सकता है, अपने मर्जी के टेक्निक से सीख सकता है, अपने मर्जी के आइडियोलॉजी से सीख सकता है। यूजुअली स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में या जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें ये चीजें नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपको यूट्यूब पे किसी का लेक्चर देखना है, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में नहीं आता आप दूसरे शख्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी वीडियोस देख सकते हैं। आपको वो पसंद नहीं आता, आप तीसरे तीसरे शख्स की, आपको कोर्स पसंद नहीं आता, आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है उनमें ये चीजें नहीं है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम किरदार है कि ये हमें एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है। कि मिसाल के तौर पर सुबह आप जो है ना इंग्लिश की क्लास लें, दोपहर को आप अरबिक क्लास लें, शाम को आप जो है ना कुरान मजीद की क्लास लें, फिर आप जो है ना कोई लैंग्वेज की क्लास ले सकते हैं, कभी आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, कभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या है हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम के जरिए और पर्सनलाइज लर्निंग का एक शाहकार है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ हमारे पास कोलेबरेटिव टूल्स है। कोलेबरेटिव टूल से मुराद ये है कि जिस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, मजीद टूल्स का भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अभी या तो लैपटॉप मौजूद होगा या मोबाइल फोन मौजूद होगा, लेकिन आप जूम की क्लास लेने के लिए आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके मैं आपके सामने लेक्चर को डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं यहीं पर आपके लिए राइटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं आपकी लर्निंग को आसान बनाते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, या इस तरह की बहुत सारे हमारे पास चीजें आजकल आ चुकी हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लर्निंग के लिए मजीद उसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक्सेसिबिलिटी भी है कि यस हमारे पाकिस्तान और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान जैसे माशरे में हमारे पास इसकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी बहुत जो है ना वो मतलब लिमिटेड है। लेकिन आजकल इंटरनेट जो है वो हर किसी के पास अवेलेबल है, एवरीबडी हैज द एक्सेस टू इंटरनेट। तो जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है वो कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से वो अपनी क्लास ले सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी और असेसमेंट दोनों बहुत आसान हो चुकी है। जैसे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा क्विज असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं, वो ऑनलाइन ही टीचर्स को भेजी जाती है, ऑनलाइन ही टीचर उनको चेक करता है और उनको मार्क करता है। तो ये चीजें क्या करती हैं, ये एक बहुत इजी एक्सेस बन चुका है। मुस्तकबिल करीब में आप देखना ये पेपर का इस्तेमाल या फिर जो पेपर्स को चेक किया जाता है कि आम टीचर जो है ना उसको चेक करेंगे, आजकल इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा मैकेनिज्म आ जाएगा कि डिजिटली पेपर्स को चेक किया जाएगा, बार कोड के जरिए से उनको चेक किया जाएगा। हर एग्जामिनर को दुनिया के किसी भी कोने में एग्जामिनर मौजूद हो उस तक पेपर जो है ना पहुंचाया जा सकेगा एक क्लिक तक। तो ये हमारे पास क्या एक्सेसिबिलिटी है। इसी तरीके से आप ऑनलाइन क्विज और टेस्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके लिए कोई क्विज अपलोड करता हूँ या मैं आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता हूँ तो आप मुझे जवाब दे देते हो। इसी तरीके से असाइनमेंट्स दे देता हूँ। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स होती हैं।
तो वो तमाम असाइनमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि अक्सर हम जो रिसर्च करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है ना कि रिसर्च पॉलिसी और प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो इन द वेरी सेम वे हमारे पास जो हम रिसर्च के जो क्वेश्चनियर्स होते हैं, यूजुअली ये होता है कि आप लोगों को जब भेज देते हैं या लोगों को दे देते हैं तो वो आंसर आपको इतने आसानी से नहीं कर पाते, आपका जो पैसे हैं वो भी जाया होते हैं, आपका जो वक्त है वो भी जाया होता है। लेकिन जब आप उसका डिजिटली आप उसको फॉर एग्जांपल आप उसका एक लिंक क्रिएट करके आप लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये फिल करें, तो यहाँ पर आपके जो डेटा है वो आपके पास ज्यादा, मतलब अगर क्वेश्चनियर में 10 बंदे आपको वापस करते हैं तो हो सकता है जो आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें तो आपको 50 बंदे वापस करें। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जुरिस्डिक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूटिलाइजिंग एनी रिसोर्सेज। तो इसलिए हमारे पास इनका बहुत, और फिर डिजिटल पोर्टफोलियोज भी आ जाते हैं, मतलब डिजिटल में हमारे पास कोई चीज लिमिटेड नहीं रहते हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास इन टच रहते हैं। वी कैन कॉन्टेक्ट टू देम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक जो है ना ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप पता चल सकता है आप सिर्फ एक क्लिक देते हो और वो ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट बनने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तकरीबन 5 से 6 लाख लोग जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ से अपेयर हुए, तो उनका रिजल्ट 2 महीने के अंदर अंदर आ गया, क्योंकि ऑटोमेटिक ग्रेडिंग हो जाती है। बस टीचर मार्क करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में उनकी जो ग्रेडिंग हो रही होती है वो चलती है। और इसी तरीके से ऑनलाइन प्रोक्टोरिंग चल रही होती है, मतलब आप उनकी जो है रहनुमाई कर रहे होते हैं, आप उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन ये तमाम चीजें चल रही होती है और फीडबैक भी आप उनको दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप इसको आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, उसमें आप स्लाइड फीचर में भी लिख सकते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में। सबसे पहला ये है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारे जो प्रोसेसेस होंगे वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, चैनलाइज हो जाएगा, हमारा जो वर्कलोड है वो बहुत कम हो जाएगा। पेजेस और पेपर से हम निकल आएंगे, हमारा जो सारा टेक्नोलॉजी है वो विद इन वन क्लिक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक्यूरेसी भी बड़ा जो है ना वो फायदा देती है, क्योंकि मैनुअल वर्क्स में क्या होता है, कभी कैलकुलेशन में मसला आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कभी कोई चीज अनअटेम्प्टेड रह जाती है, तो वो उसमें जो है ना हमारे पास अक्सर इंसान ह्यूमन एरर की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है तो उसको हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, उस पर रिलायबिलिटी ज्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑटोमेटिकली जो एरर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर इनहेंस्ड इंगेजमेंट, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब ये है कि आप क्योंकि हर शख्स जो है ना वो ट्रेडिशनल सिस्टम से निकलकर वो एक मॉडर्न सिस्टम की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा इंगेज होना पसंद करते हैं। ठीक है, उनमें मोटिवेशन ज्यादा आ जाती है, आप उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आप मुख्तलिफ वीडियोज, ऑडियोज या जो है ना फीडबैक के जरिए से आप उनको इम्प्रूव करवा सकते हैं। और फिर आप उनको फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली या ग्रुप में। तो ये तमाम बेनिफिट्स है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास थोड़ा सा चैलेंजेस जो हमारे पास देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहला चैलेंज ये कि डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि बाज इलाकों में या बाज जगहों पे हमारे पास टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं होती, या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है या जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो हम इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि फार फ्लंग एरियाज में बलूचिस्तान के जहां पर मोबाइल के सिग्नल्स तक नहीं आते तो इंटरनेट कैसे आ सकते हैं, क्लास कैसे हो सकती है। ठीक है, तो एक डिजिटल डिवाइड यानी तकसीम पैदा हो जाती है कि भाई लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं। तो जब लोगों के पास अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पास। फिर इसी के साथ साथ और भी चैलेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं वो स्टेट की पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल कभी ट्विटर बंद हो जाता है, कभी यूट्यूब बंद हो जाता है, कभी टिकटॉक बंद हो जाता है। ठीक है, ये सारे एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लर्निंग का भी इसमें बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कभी कभार इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, कभी कभार हमारे प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो उनके सॉफ्टवेयर जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभार मोबाइल का या लैपटॉप का इशू आ जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का मसला आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म की ग्लिचेज आ जाती हैं कि प्लेटफॉर्म काम नहीं करता, हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये चीजें भी हमारे लिए चैलेंज बन सकती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। हमारा जो डेटा है जितना
हमारे डिजिटाइजेशन ने जितना हमारे लिए डेटा को एक्सेस करना आसान बना दिया, उतना ही हमारे पास जो हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो प्रोटेक्शन है, उसको फॉर ग्रांटेड कर दिया गया है। इतना ही हमारे पास प्रॉब्लम देखने को आ सकती है। हमारी डेटा की प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल हो चुकी है। आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आपका जो है डेटा थेफ्ट हो सकता है, आपकी साइबर सिक्योरिटी हमेशा जो है ना वो फॉर ग्रांटेड है। इसी के साथ आपकी जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है, मतलब मिसाल के तौर पर आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, आप दूसरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। सो आई होप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उसकी इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स या चैलेंजेस, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। इफ यस प्लीज ड्रॉप मी यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए क्विक प्लीज एवरीवन। इज इट क्लियर? ओके, टाइप्स ऑफ टेस्ट। अभी देखिए, आप अक्सर हमने कहा ना यहाँ पर कि हम क्या करते हैं असेसमेंट में, हम पोर्टफोलियो असेसमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट करते हैं। तो हम टेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट से, जिसके जरिए से हम उनकी असेसमेंट का अंदाजा लगाते हैं। असेसमेंट इज टेक डन थ्रू द टेस्ट। तो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं हम, ठीक है, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, वो जो मैच द कॉलम्स वगैरह आते हैं। तो इस किस्म के जो टेस्ट लिए जाते हैं हमारे पास, उनको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ज्यादातर इंसान के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो स्टेटिस्टिक्स होती है या जो डेट्स होती हैं, उनका जो है ना अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो इंस्टेंट लर्निंग है वो उनका पता लगाया जा सके। जो ज्यादातर आजकल जो है ना मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास इसी किस्म के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट चल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें आप स्टूडेंट्स की ज्यादा इन डेप्थ जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर आपने देखा होगा, कोई भी टेस्टिंग एजेंसी होती है तो वो इसलिए एमसीक्यूज बेस की जाती है, क्योंकि इसमें आप किसी भी एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम। सेकेंडली, आपके पास जो है ना, आप ये क्वेश्चन इतने शॉर्ट होते हैं कि विद इन अ मिनट आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सब्जेक्टिव टेस्ट आया। ये इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव टेस्ट में डिटेलिंग की जाती है, ठीक है, डिटेल्स की जाती है। दीज रिक्वायर लॉन्गर, मोर ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज सच एज एसेज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और रिसर्च प्रोजेक्ट्स। सब्जेक्टिव टेस्ट असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पर जब आप इंसान के जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज से बढ़कर एक कदम आगे बढ़ते हैं, जहां पर आप नॉलेज क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं, जब आप उनको अपना ओपिनियन जानना चाहते हैं, जब आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, जब आप उनकी एनालिटिकल स्किल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनके जवाब बिल्कुल डिटेल में दी जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आप सबसे कहता हूँ कि व्हाट इज एजुकेशन, तो आप इसका जो जवाब देते हो लिख कर, ये सारा सब्जेक्टिव है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज एजुकेशन, आपको एक दो एमसीक्यूज दे देता हूँ कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन इज अ टीचिंग लर्निंग मेथड। तो आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हो, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज मेथड है, ठीक है। फिर हमारे पास है लास्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। आप स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हो उनसे, ठीक है। स्टूडेंट्स को आप जो है ना क्लास के सामने लेकर आते हो, उनको कोई टॉपिक दे देते हो कि भाई आप इसको प्रेजेंट करें, तो आप उनकी परफॉर्मेंस को लाइव चेक कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज in real life scenario, just as in science class students might design and conduct an experiment। students एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं साइंस क्लास में, इंग्लिश की क्लास में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इस्लामियत की क्लास में वो कोई सूरत सुना सकते हैं। तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। तीन किस्म के हम टेस्ट दे सकते हैं क्लास में। एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट लिया जा सकता है, एक सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट लिया जा सकता है, और परफॉर्मेंस बेस्ड टाइप ऑफ टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है। नाउ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का एक फायदा ये है कि इसमें स्टूडेंट्स के पास जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हैं कि स्टूडेंट्स अपनी बात को अपने ग्रुप तक या अपने कम्युनिटी तक या अपने क्लास तक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है, और इसके साथ साथ उनके साथ एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी डेवलप करता है। तो ये तीन टाइप ऑफ टेस्ट हमारे पास यूजुअली देखने को मिलते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ गुड टेस्ट इन असेसमेंट शुड पोजेस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप कोई भी टेस्ट बनाना चाहें, कोई भी पेपर बनाना चाहें, तो उसमें क्या क्या चीजों होना जरूरी है। सबसे पहले है वैलिडिटी। वैलिडिटी मेजर्स व्हाट इज सपोज टू बी मेजर्ड, ठीक है।
मतलब ये है कि आप जिस चीज का टेस्ट लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे किसी के अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहते हैं, या आप बायो का टेस्ट लेना चाहते हैं, या आप केमिस्ट्री का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप उसको वैलिडेट करेंगे। आप उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो वैलिडिटी से ये है कि जो भी चीज आपने चेक करनी है, आप उसी के मुताबिक सवाल पूछेंगे, ठीक है। सेकेंडली, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आप जो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब आप रिलायबिलिटी से मुराद ये कि अगर ये टेस्ट या ये चीज आप जितनी दफा भी उससे लोगे, वो यही रिजल्ट बार बार आपको देता रहेगा। तो वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब इसमें यह है कि इस किस्म के जो टेस्ट होंगे, इस टेस्ट में आप पर्सनल ओपिनियंस को साइड पे रखेंगे। मतलब आप अपनी कोई भी पर्सनल ग्रजेस को उसके सामने नहीं रखेंगे। आपका जो टेस्ट होगा वो सिंपल एज अ टीचर होगा। आप कोई अपनी, क्या कहते हैं, अना को उसके सामने नहीं रखेंगे। आप अपनी कोई जातियात को उसके सामने नहीं रखेंगे। आप फ्री ऑफ बायसनेस उसको डिजाइन करेंगे। फिर स्पेसिफिक होना चाहिए वो, ठीक है। क्लियरली डिफाइंस व्हाट इज बीइंग असेस्ड, मतलब उसमें आपको स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि यार ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट है, ये आपके जो है ना नॉलेज का टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक का होना भी जरूरी है। देन वी हैव गॉट कॉम्प्रिहेंसिवनेस, के ये टेस्ट ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास टेस्टिंग एजेंसी वाले क्यों इस तरह के टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट इसलिए लेते हैं कि ये आपको मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ चीजें आपसे पूछते हैं, और उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि यार मिसाल के तौर पे 20 आपसे एमसीक्यूज पूछे हैं, 20 आपसे जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे हैं, 10 आपसे पर्सनैलिटी रिलेटेड पूछे हैं, या 10 आपसे सेंटेंस कंप्लीशन पूछे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी का ज्यादा असेसमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जामे तरीके से लगाया जा सके कि यार ये बंदा मजहब के बारे में ज्यादा सोचता है, क्या ये अपने सोशल लाइफ के बारे में ज्यादा सोचता है। तो ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड देन वी हैव गॉट फेयरनेस, के मतलब हमारे पास इसमें रिलीजन का कोई किरदार, मतलब रिलीजन का इन्फ्लुएंस, कल्चर का इन्फ्लुएंस, हमारे माशरे का इन्फ्लुएंस, हमारे इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस कुछ भी इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स होनी चाहिए। एंड देन क्लैरिटी, कि जो भी क्वेश्चंस आप उनसे पूछें, वो तमाम क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, और उनमें जो है ना कोई डाउट या एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। कि भाई स्टूडेंट्स के सामने वो तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स क्लियरिटी से उसका जवाब आपको दे सकेगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी होनी चाहिए। मतलब ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरह नहीं कि आप बहुत ज्यादा टफ टाइम दे, नहीं। आपने क्या करना है, उनके कैलिबर के मुताबिक, उनके माइंडसेट के मुताबिक आपने उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे सकेंगे। वो जो भी चीजें आप पूछेंगे वो रेलिवेंट होनी चाहिए, जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो चैप्टर आपने पढ़ाया है उसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि जो भी टेस्ट आप पूछ रहे हैं उससे उनके नॉलेज में इजाफा हो, और उसको वो अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई होप यू ऑल गॉट इट, कि असेसमेंट कैसी होती है, टेस्ट कैसे लिया जाता है, या टेस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस की मौजूद है। सो अगर